Hello students, I heartily welcome you all to my class. So I hope today you all gather with a curious mind to learn something new. As you know, this class is about the Indian Contract Act 1872. So today we are going to discuss or extend our discussion regarding the Indian Contract Act. Okay, so see students, in our previous classes we have discussed about Indian Contract Act, its origin, the scope, then the basic terms regarding the Indian Contract Act, and today we are going to discuss about the special, or we define contract and different types of contract. Okay, see students, we are going very thoroughly from the ground level because it is very important to strengthen your foundation first of all. Then only you can build many floors, clear, on that particular ground. Clear? So I want you all get clear about the Indian contract. That's why I am going very thoroughly step by step. Clear? So see, according to that philosophy, by going step by step, this is required now. You should know what is contract actually. You must define contract and the different types of contract. Okay? So, see, as in the last class we have discussed what is contract in simple sense. Clear? I am not defining here, I will define, but before that let go through the previous class. What we have discussed is contract. Simple, contract is a legal relationship between two person, minimum two, at least two. Clear? We definitely, for minimum we require two person. Clear? It may be more than two. So that's why we can say a legal relationship between at least two person. Clear? That is a legal relationship. So that we called as contract. So ये होता कैसे है? ये जो contract कैसे बनता है? ये जो हमने देखा, जो प्रोसेस जो मैंने डिफाइन किया था डिफरेंट टर्म्स को, उसके सेक्शन के हिसाब से, आई होप वो सब आप लोग को अभी याद आ गया होगा, आपके दिमाग में रह चुका होगा सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, तो वो अगर देखेंगे हम तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है स्टूडेंट्स. जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले तो दो जन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है कि नहीं. पहला एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, कुछ ऑफर देता है कि नहीं, कुछ ऑफर और कुछ प्रपोजल कि मुझे ये करना है, वो करना है. क्लियर? ये बेचना है कि वो बेचना है कि तुमसे वो मुझे चाहिए, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर? दैट इज ऑफर. सबसे पहले क्या होता है, ऑफर एक बनता है. ऑफर के बाद क्या होता है, उसको जिसके लिए हम बनाए हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस. क्लियर? ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोमिज. दैट इज नोन एज ए प्रोमिज. क्लियर? उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्रोमिज द एक्सेप्टर मस्ट रिक्वायर टू कंसिडरेशन होता है. कंसिडर, ऑफरर को बोलना है, जो कि टर्म्स आपको मालूम है, जो ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर और प्रोमिजर. क्लियर? देन जो जिसके लिए ऑफर जाता है उसका हम बोलते हैं, वो एक्सेप्ट करता है इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टर. और चूंकि ये ऑफर का ऑपोजिट पोजीशन है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं ऑफरी. ऑफरर ऑफरी, एक्सेप्टर एक्सेप्टी, प्रपोजर प्रपोजी. आ रहा है समझ में ये सब टर्म. देखो, ऑफरर ऑफर देता है, एक दूसरा जन उसको एक्सेप्ट करता है. वी मस्ट रिक्वायर टू पार्टी, एटलीस्ट टू पार्टी. वो जो है एक है ऑफर, एक्सेप्ट के लिए ऑफर कौन होता है, ऑफरर. क्लियर? जो एक्सेप्ट करता है उसका हम क्या बोलते हैं, ऑफरी. क्लियर? जो एक्सेप्ट करता है ऑब्वियसली हम उसको, उसका एक्चुअल नेम क्या है,
एक्सेप्टर। क्लियर? उसका अगर ऑपोजिट देखें तो उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टी। क्योंकि एक्सेप्टर क्रिएट हुआ, जैसे कि हमें पता है कि ये तो कॉमर्स का एक सिंपल टर्म है, जिधर से शुरू हुआ उधर हम क्या लगाते हैं? ओ आर, और लगाते हैं ना, एक्सेप्टर, गिवर, सॉरी एक्सेप्टर, है कि नहीं? ड्रॉयर जैसे, सॉरी नॉट ओ आर, ई आर। क्लियर? और जिसके लिए बना है, और द डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ई आर, एंडिंग पॉइंट ई ई। क्लियर? तो उसी के हिसाब से ऑफर शुरू हुआ इधर से, डेस्टिनेशन एक्सेप्टर, उसके लिए हम इसको बोलते हैं ऑफरी। एक्सेप्टेंस इधर से शुरू हुआ, इसलिए एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टी। क्लियर? ऑल क्या बोलते हैं? बिकॉज द प्रोमिस, द प्रपोजल क्रिएटेड ओवर हियर, इसलिए हम उसको और भी क्या बोलते हैं? प्रोमिजर। क्लियर? और बाकी ऑपोजिट पार्टी को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली प्रोमिजी, जिसको हमने डिफाइन किया है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, व्हाट इज प्रोमिज? प्रोमिजर, प्रोमिजी कौन है? प्रोमिजर, द पर्सन हु मेक द ऑफर। क्लियर? एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड नोन एज द प्रोमिजी। क्लियर? ठीक है? ये याद आएगा आपको, ये डिफरेंट पार्टीज, दो ही जन है, उनका डिफरेंट नाम है। ठीक है? तो ये था क्या प्रोसेस, कि जैसे कि हमने बोला कि ऑफर, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कि पहले तो ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस के बाद एक दूसरे के बीच में क्या होता है? प्रोमिस होता है उन लोगों का। क्लियर? फिर कंसीडरेशन होता है कि नहीं? कंसीडरेशन की मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, कि हम ये एक दूसरे का है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस हम करेंगे, इसके लिए ही हम दोनों मिले हैं। तो इसमें अगर इसको मिला दें तो ये बन जाता है क्या? एग्रीमेंट। ठीक है नहीं? ये बन जाता है एग्रीमेंट। एंड देन एग्रीमेंट है कि नहीं? एग्रीमेंट मतलब हमने जो सिंपल रफ वाइज डिस्कशन किया कि हम लोगों का परफॉर्मेंस क्या क्या होगा, फिर उसके साथ हम क्या करते हैं? प्लस एग्रीमेंट, उसके साथ हम क्या मिलाते हैं? अभी वो जो है सिंपल पेपर को वो हम लेके जाते हैं अपने लीगल एजेंट्स के पास, ताकि वो उसको कोर्ट में लेके उसको अप्रूव कर पाए, है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ उसको जब एनफोर्स करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या गया? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? और बाकी जो नहीं होता है, एनफोर्स नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर? नॉट एनफोर्सेबल। अगर एनफोर्स नहीं होता है तो उसको हम देन डिक्लेयर क्या करते हैं कि दैट इज नॉट ए वैलिड एग्रीमेंट, दैट इज ए वॉइड एग्रीमेंट। मतलब ये जो अभी एग्रीमेंट जो बना है इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसको रद्द कर दो, इसको कैंसिल कर दो। इसमें जो पार्टी थे, 2 जन, 3 जन, 4 जन, जो भी, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो सबका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स किया था एग्रीमेंट में, जो डिसाइड किया था, वो सब हो गया कैंसल। क्लियर? ये था सिंपल बेसिक जनरल सेंस कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो देखो आज हम देखेंगे कि उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्लियर? एज वी नो इन ईच फील्ड देयर आर सम फिलोसोफर्स, जिसको हम बोलते हैं द फादर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो कि वो लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्लियर के साथ वो चीजों को डेवलप किया है। तो वैसे ही हम देखेंगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन किया गया है बाय डिफरेंट फादर्स। क्लियर? और वी कैन कॉल देम द फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब वो लोग सोच के सोचते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर एक चीज को डेवलप करते हैं। बिकॉज एज वी नो फिलोसॉफी में जो भी रहता है वो सब चीज रियल होता है कि नहीं? हमें लगता है कि ये तो सही है, क्यों? मतलब ये उनको थोड़ी ना ऐसा कुछ आया था कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये रियल होने वाला है, इसको आप डेवलप करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सब चीजें बिकॉज ऑफ दे डेवलप विद देयर ओन एक्सपीरियंस, आप बीती उन लोगों के साथ वो हुआ है, सोसाइटी में वो लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से वो डेवलप करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट फिलोसॉफीज एज द रियल थिंग. क्लियर? दोज आर हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग. क्लियर? तो उसके हिसाब से जो फिलोसोफर्स ने डेवलप किया है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? सिंपली if we say in simple sense, according to Salmond, देखो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस देता हूं जो कि है ना, साल्मोंड इकोनॉमिक मतलब लॉ के बहुत ही बड़े दिग्गज है, मतलब प्रोफेशनल है, वो लॉ में उनका बहुत ही अच्छा तगड़ा एक्सपीरियंस है. तो उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू साल्मोंड, clear? What is contract? A contract is an agreement. Contract is an agreement creating and defining obligations between the parties. Contract is an agreement. Is an agreement. Contract एक agreement है. Is an agreement जो क्या करता है? Creating and defining obligation between the parties. Creating जो कि create करता है. Creating and defining. Creating and defining obligations between the parties. जो भी पार्टी है, 2 जन हो, 3 जन हो, 4, 5 कितने भी है, उन लोगों के बीच में कौन क्या ओब्लिगेशन मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? योर परफॉर्मेंस, योर प्रोमिस. ओब्लिगेशन मतलब योर प्रोमिस, व्हाट यू हैव प्रोमिस टू डू. आपने क्या प्रोमिस किया है करने के लिए? ऑफरर ने ऑफरी को किया है, ऑफरी ने ऑफरर को किया है, और प्रोमिसर ने प्रोमिसर को किया है, प्रोमिसी ने प्रोमिसर को किया है. ठीक है? तो वो जो चीज जो कि वो करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेशन. ठीक है? तो वो जो ओब्लिगेशन सबसे पहले क्या होता है? एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होता है, और वही एग्रीमेंट में वो सारे चीजें डिफाइन करते हैं, लिखते हैं. बिकॉज आप लोगों को तो पता है, हम सिर्फ सोचने से नहीं होता है, वो लिखते हैं, है कि नहीं? लिखा जाता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम करेंगे, कब तक करेंगे. क्लियर? तो डिफाइन होता है, वो क्रिएट होता है एग्रीमेंट. ठीक है नहीं? जब वो सब लीगल रिक्वायरमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अगर फुलफिल हो जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय साल्मोंड. ओके? See, then another definition which is a very popular, अगर आप किसी को भी पूछो what is contract, वो बस यही बोलेगा. क्या? An agreement enforceable by law. है कि नहीं? An agreement enforceable by law, that is the common definition. Clear? So the definition is given by the Indian Contract Act itself. We can say सेक्शन 2H, है कि नहीं? सेक्शन 2H डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एच. वो क्या डिफाइन करता है? उसके हिसाब से सेक्शन 2H डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एच. सेक्शन 2H ऑफ व्हाट? इसको इधर में लिखना है. सेक्शन 2H ऑफ Indian Contract Act 1872 define contract as an agreement enforceable by law. बस वेरी सिंपल, है कि नहीं? अगर किसी को भी पूछो तो ये सबसे बेस्ट है, सिंपल है. ये अगर आप बोल दो तो सही है.
नहीं तो आप उसको वैरायटी में भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? सो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक सिंपल सा एग्रीमेंट है जो कि कुछ लोगों ने बनाया, हम ये करेंगे बोल के उसको लेके गए कोर्ट में और लीगल एजेंट के पास, वो उसको एनफोर्स कर दिया, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट और एक है फ्रेडरिक पोलॉक। According to Frederick Pollock, according to Frederick Pollock क्या बोलते हैं कि every agreement and promise enforceable by law is contract. It is similar like that. Every agreement and promise, ठीक है? कुछ थोड़ा अलग करने के लिए ये वर्ड्स ये यूज किए हैं, बिकॉज देखो प्रोमिस से ही एग्रीमेंट बनता है। क्लियर? सो एग्रीमेंट एंड प्रोमिस, वो जो प्रोमिस वर्ड हम हिडन रखते हैं इधर ऐड हो गया कि एवरी एग्रीमेंट, सब एग्रीमेंट एंड प्रोमिस, एग्रीमेंट एंड प्रोमिस, क्लियर, एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, enforceable by law, enforceable by law is a contract. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, enforceable by law. So by law मतलब the concerned law, that is our कौन सा लॉ आता है, जो ये सब आता है कॉमर्शियल लॉ में और प्राइवेट लॉ में, और उसको अगर और हम आगे देखें तो ये सब आता है क्या, सिविल लॉ के अंदर आता है। तो वो जो लॉ के अंदर कोर्ट में जो देखो स्टूडेंट, ये क्या होता है कि कोर्ट तो इतना मतलब फ्री नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट को चेक करे, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपना एक लीगल एजेंट रखते हैं। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं, अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा है, जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है कि नहीं, और जिसको हम बोलते हैं व्हेन ए चेक बाउंस हो जाता है, और कुछ लीगल एग्रीमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो कि प्रोमिसरी नोट हो, ठीक है, वो अगर बाउंस हो जाता है कि नहीं, तो वो टाइम पे क्या होता है, वो चीजों को हम जो बोलते हैं ना, जो सिंपल एक लीगल टर्म हम यूज करते हैं कि नोटिंग, है कि नहीं। नोटिंग मतलब जो कि उसमें जो भी रिजेक्ट क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उसका रीजन फाइंड करते हैं और फिर उसको वैलिड बनाते हैं। तो वो कौन करता है, द नोटरी पब्लिक, बस उसी को हम बोलते हैं द लीगल एजेंट्स। जिन लोगों का काम है बस यही है उन लोगों का काम कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट को लीगल डॉक्यूमेंट बनाना। दो जन के बीच में जो एक सिंपल सा रिलेशन था, सोशल रिलेशन, वो सोशल रिलेशन को लीगल रिलेशन में कन्वर्ट करना वो लोगों का काम है, ठीक है, वो लोग ही करते हैं। सो इधर बाय लॉ मतलब वो लोग ही करते हैं ये काम, ठीक है, क्लियर। सो बस ये 3 डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखो, क्लियर। दिस 3 डेफिनेशंस बेटर डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन और एक जो चीज है इधर में आप लोगों को डिफाइन करूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को मतलब आपके बुक्स में नहीं होगा शायद, ठीक है। ये मैंने मतलब एक दूसरे सोर्स से मैंने ये कलेक्ट किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि ये जो द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल रिलेशनशिप। सो जो लीगल रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, 2 जन के बीच में होता है, बिटवीन 2 पर्टिकुलर पर्सन। तो इन दैट केस one person has some rights. See, if I say, जैसे कि मैंने अपने पिछले एग्जांपल में बोला था कि A और B, C, D 2 पार्टी हैं, ये ऑफरर है, क्लियर, और ये है ऑफरी, ये 3 जन हैं, है कि नहीं। तो मैंने जैसे बोला कि मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकता है। तो इन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, है कि नहीं। तो अभी क्या होता है, हियर A is a person, B, C, D another person. तो A has some rights
against BCD. Clear? And BCD has some rights against A. A के लिए A के अगेंस्ट में उन लोगों के पास BCD के पास कुछ राइट्स है. किसने दिया वो राइट? द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन द राइट्स कि A BCD के लिए ये करेगा और BCD A के लिए ये करेंगे. That is the right. Clear? So always what we see in a contract, we must come forward or face two things: right against a person and right against a thing. Because in a legal relationship ये जो two types के rights होते हैं, right against a person and right against a thing. ठीक है? Clear? तो वो जो चीज होता है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको अलग से डिफाइन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम. ये दो लीगल टर्म है. ठीक है? मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में उसको डिफाइन किया गया है कि जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम, दैट देयर इज टू राइट्स, दोज आर क्रिएटेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. वो जो दो हैं क्या है? एक है जस्ट इन रैम, REM रैम, एंड दूसरा है जस्ट इन पर्सनल. जस्ट इन रैम का मतलब क्या है कि राइट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन. स्पेसिफिक पर्सन, द पर्सन मस्ट बी स्पेसिफिक. मिस्टर A B C D. ए तो भी उसका टाइटल है. जैसे कि हम बोलेंगे मिस्टर राजा राम से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम दुनिया में ढूंढे तो राजा राम कितने भी निकलेंगे, तो राजा राम का और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि राजा राम, देन उसका टाइटल, उसका क्वालिफिकेशन, वो किधर रहता है, द फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीजें हम इंक्लूड करते हैं जब एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है. क्यों? बिकॉज हियर वी वांट स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिक होना पड़ेगा. राइट अगेंस्ट ए पर्सन मतलब हु इज दैट पर्सन. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली जो अदर पर्सन क्रिएट सम लीगल सूट जो फाइल करेगा. क्या फाइल करेगा? केस फाइल करेगा. किसके अगेंस्ट में? वो पर्सन के अगेंस्ट में. तो पुलिस उसको पकड़ेगा, तो वो जो पर्सन कौन है वो अच्छे से वेरीफाई होना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं किसी को भी जाके मतलब पकड़ ले, क्योंकि हमारे लॉ में जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका एक सबसे बेहतरीन क्या है फ्रेज है कि भले ही, है कि नहीं, हम ये जो बोलते हैं कि भले ही 100 जो ऑफेंडर्स हैं, मुजरिम हैं, वो छूट जाए, बट एक अच्छा जो अच्छे आदमी, नॉट ए गिल्टी जनरल पर्सन, लीगल पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड. ये है ना. तो इसके हिसाब से द स्पेसिफिक इज मोर इंपॉर्टेंट. क्लियर? हमारा लॉ ये बोलता है कि मतलब जो 100 जन कुछ क्राइम किए हैं वो भले छूट जाए, बट एक अच्छे आदमी को हम कभी भी कोई भी पनिशमेंट ना दे पाए. ऐसा हमारा जो लीगल सिस्टम प्रोसीजर इतना स्ट्रांग होना चाहिए. क्लियर? तो उसके हिसाब से ये डिफाइन किया जाता है कि जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सनम. जस्ट इन रेम क्या बोलता है कि राइट अगेंस्ट और इन फेवर मतलब उसके लिए और उसके ऑपोजिट में द स्पेसिफिक पर्सन. एंड जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट ए थिंग मतलब कुछ चीज. जो चीज है वो कुछ भी हो सकता है. पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज, कोई भी चीज हो सकता है कि नहीं. सो दैट इज जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम. ये जो दो चीज हैं इसको आप अच्छे से याद रख लो. ठीक है? इसको आप अच्छे होगा मेंशन कर दीजिए. ठीक है? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट create basically two rights. That is just in personam. ठीक है? just in personam and just in rem, REM. just in rem
जस्ट इन पर्सोनम। ठीक है, क्लियर? जस्ट इन रैम एंड जस्ट इन पर्सोनम। क्लियर? जस्ट इन रैम, जस्ट इन पर्सोनम देखो पहले, जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट्स लीगल राइट और ओब्लिगेशन अगेंस्ट और इन फेवर, अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। एक स्पेसिफिक पर्सन को ही वो डिफाइन करता है, उसकी के लिए कौन है वो स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लिख दो मिस्टर राम, नहीं चलेगा। मिस्टर राम का पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। मिस्टर राम, उसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द फादर नेम, व्हाट इज मदर नेम, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, उसका एज क्या है, उसका कुछ मतलब जो हम बोलते हैं बॉडी मार्क कुछ है, मतलब ऐसा कुछ डिटेल थिंग्स जिससे कि हमें पता चले कि यस दिस इज द रियल पर्सन, वेरीफाई हो पाए कि यस उसी के लिए, इसी के अगेंस्ट में कुछ क्रिएट किया गया है राइट्स और ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्लियर? देन जस्ट इन रैम, जस्ट इन रैम क्रिएट्स लीगल राइट और ऑब्लिगेशन अगेंस्ट और इन फेवर, अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ थिंग्स इन द होल वर्ल्ड। मतलब कोई भी चीज ला लो, क्योंकि चीजों का तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता ना। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरा दुकान है कि नहीं? आपने सोचो कि मेरा स्मार्टफोन का दुकान है, मैं इधर डिस्प्ले किया हूं रैक में डिफरेंट स्मार्टफोन, कि चलो आपको एक मोबाइल फोन चाहिए है कि नहीं, कि मेरे पास 10 पीस है उसका, मैंने ये पीस निकाल के आपको दिखाया, ठीक है, आप देखे, आपने बोला कि डील पक्का है, मैं आके लूंगा, फिर मैंने रख दिया है कि नहीं। फिर आप 1 घंटे के बाद आए, आप थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे यही पीस चाहिए, ये होगा नहीं होगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो मैं कोई भी एक दे दूं तो चलेगा, है कि नहीं? बिकॉज यू वांट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो जो पर्टिकुलर थिंग होल वर्ल्ड में कहां से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, किधर भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि थिंग्स का कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता है। अप टू ए सर्टेन लिमिट तो रहता है। अगर आपने आईफोन बोला है तो मैंने आपको सैमसंग तो नहीं देना है, ऑब्वियसली आईफोन का वही मॉडल देना है, बट वो मॉडल के डिफरेंट है सेट्स, मैं कुछ भी दे सकता हूं आपको, कोई भी दे सकता हूं, है कि नहीं? वो जो मॉडल का जितने भी वेराइटी पीस हैं, क्लियर? दैट इज कॉल्ड जस्ट इन रैम, रैम REM, रैम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? तो अभी देखो एक फ्रेज है, ठीक है, अभी हो गया, अभी हम जान गए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? देन और एक फ्रेज है स्टूडेंट जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि देखो स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट और ये जो ना कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के बीच में स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। देखो ये क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी मतलब बात ही नहीं है कुछ भी। क्यों? देखो सिंपल मैं बताता हूं, मतलब प्रोसेस में हमने जो देखा, जो प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस के हिसाब से आप जान सकते हो। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल देखो, ये जो एग्रीमेंट है ना, बस एक फॉर्मेलिटी है, सिंपल है कि नहीं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट है एग्रीमेंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट वो ऑलमोस्ट द मतलब द डेस्टिनेशन है कि नहीं? क्लियर? तो एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन से। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी,
ठीक है कि नहीं, उससे बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है ना, बस एक सिंपल प्रोसेस है कि नहीं। मतलब जो पूरा जो प्रोसेस है हमारा 10 पॉइंट्स है, वो 10 में से बस एग्रीमेंट एक 5th नंबर पोजीशन है कि नहीं, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट आता है 7 और 8 पोजीशन में वो आता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप वो पूरा प्रोसेस में जाओ तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो है, उसके साथ साथ उसको एनफोर्स होना पड़ेगा। क्लियर? अगर सोचो वो एनफोर्स ना हुआ तो दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। आ रहे समझ में? सोचो आपके पास ऑफर एक्सेप्टेंस से कंसीडरेशन है, वो बन गया एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के साथ अगर उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी है, एनफोर्सेबिलिटी आता है, देखो इधर मैं लिख देता हूं, देखो इसको देखो, ये स्पेशल टर्म को एक देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, इससे क्या होता है? एग्रीमेंट हो गया, है कि नहीं। सो इससे पता चला एग्रीमेंट तो बना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें इधर से ही शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं। इधर से ही हम शुरू करेंगे तभी हम कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे, क्योंकि इतने ये स्टेप आने के बाद फिर हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट है अपने पास, एग्रीमेंट है, फिर लीगल लॉ के पास लेंगे, वो उसको एनफोर्स करेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तभी बनता है कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि डिफाइन किया गया है व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफरर, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशन, प्रोमिसेस मेड बाय 2 पार्टी। आगे समझ में? वो देख के ही क्या जो लीगल एजेंट वो देखेगा कि हाँ सब सही है, फिर उसको एनफोर्स करेगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है कि नहीं। बट एग्रीमेंट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है क्या? नहीं है। आ रहा है समझ में? क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है बट एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर? क्लियर? आ गया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जरूरी है, डेफिनेटली है, बट एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ? देखो ये जो है ना, देखो ये जो चीजों का है ये है सिंपल, इसके लिए एक पार्ट कि एग्रीमेंट है अपने पास, वो एनफोर्स हो गया, उसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट। और सोचो कि ये हमारे पास एग्रीमेंट है बट वो एनफोर्स नहीं हुआ, नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, तभी हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं हम, है कि नहीं। वॉइड एग्रीमेंट जिसका कि कोई स्टेटस नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट का नो लीगल स्टेटस, मतलब इट इज जस्ट ए डल थिंग। लॉ में ए वॉइड एग्रीमेंट लेके अगर आप जाओ केस करने के लिए तो उधर जो पुलिस पहले आपको एक थप्पड़ लगाएगा, क्यों? ये पूरा बेकार का पेपर है, नो लीगल स्टेटस, वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल स्टेटस। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो अभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मतलब एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाते हैं क्या? जिसे देखा हमें इधर एग्रीमेंट था, एनफोर्स हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट बना। इधर भी एग्रीमेंट था ना, एग्रीमेंट था बट एनफोर्स नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि वो उसका पोजीशन है। आ रहा है ना ये तीनों? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट है। इट मींस
ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ये मतलब स्टेटमेंट आता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, बोलते हैं आपको मतलब टू चेक वेदर यू आर वेल नो अबाउट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या पता चला मैं, ऑल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट इज ए नेसेसरी स्टेप, है कि नहीं? एग्रीमेंट इज ए नेसेसरी स्टेप, आफ्टर द एग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड देन ओनली इट इज क्रिएटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्ट है मतलब वो डेफिनेटली पहले में एक एग्रीमेंट था, जो अभी स्टेटस हुआ, एनफोर्स हुआ, वो पहले क्या था? एग्रीमेंट था। तो डेफिनेटली हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्लियर? बट हम बोलेंगे कि इसका मतलब सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं। देखो इधर जो है ना, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, लॉ ने उसको एनफोर्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिसको कि हम पता है, मैंने बोला है देयर आर 10 बेसिक वी कैन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एलिमेंट्स जो कि आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर वो है तभी आपको एनफोर्स मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अगर नहीं है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा, है कि नहीं? तो सोचो वो जो 10 जो हैं एलिमेंट्स वो नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया गया। अगर एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई ना हो तो दैट इज वॉइड, क्लियर? तो नहीं हुआ, दैट्स व्हाई क्या हुआ? तो वो एग्रीमेंट था पहले बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, है कि नहीं? इट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर? आ गया समझ में? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सब एग्रीमेंट, जैसे कि आप देखो सिंपल है, एक सिंपल स्टेप बोलता हूं, ठीक है? ये एग्जांपल से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको पता है सीएमए बनने के लिए, सीएसीएमए बनने के लिए क्या चाहिए, जो उसका प्रोसेस है कि नहीं? सीएसीएमए बनने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि रहता है कि फाउंडेशन कोर्स, है कि नहीं, प्लस इंटर प्लस फाइनल, देन यू आर बिकम ए सीए और सीएमए, क्लियर? आपको बोला जाएगा सीएसीएमए। तो हम बोलेंगे कि ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो डेफिनेटली आपने इंटर किया हुआ है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, इधर कॉन्ट्रैक्ट में लिखो सीए आर इंटर, आ रहा है समझ में? जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेस्टिनेशन, आपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, उसका मतलब डेफिनेटली आपने इंटर किया था, डेस्टिनेशन पे आगे डेफिनेटली आपने एग्रीमेंट हुआ है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर इंटर ना करते तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते, चार्टर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बन पाते। आ रहा है समझ में? क्लियर? देन हम ये बोल सकते हैं कि सोचो कि आपने फाउंडेशन कर दिया, क्लियर? इट इज माई विश कि ये जो सेकंड सिचुएशन कभी किसी को फेस ना करना पड़े, एक दो बार तो फेस करेंगे बट डेफिनेटली क्लियर करेंगे। सोचो कि आप इंटर में हो और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्लियर? आप इंटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इंटर नहीं तो फाइनल नहीं, नो फाइनल मतलब नो सीएसीएमए, है कि नहीं? तो आपने इंटर पढ़ा था कि नहीं? आप इंटर पढ़े, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़े, बट फिर भी आप सीएसीएमए नहीं बन पाए क्योंकि आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया। बस वही एग्रीमेंट था, आपने इंटर किया था बट आपको मतलब अच्छा नहीं हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। अच्छा हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। आगे ना समझ में? तो आपने इंटर किया था बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बन पाए। एग्रीमेंट हुआ था बट लीगल टर्म्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। ठीक है? आगे समझ में अच्छे से? बस यही चीजों को आपको अच्छे से डिफाइन करना है एग्जाम में, जैसे हमने समझाया ये दो चीजें। क्लियर? ये जो स्टेटमेंट रहता है, ठीक है,
ये जो स्टेटमेंट एग्जाम में आता है आपको डिफाइन करना है कि इसमें से कौन सा सही है गलत है। ये इसको आपको वैरायटी वेरिएशन करके बताएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोलो, है कि नहीं। तो आपको तभी बोलना है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट दो है कि नहीं। उसका फॉल्स कुछ कुछ दिया रहेगा, आपको उसको डिफाइन करना है, ठीक है। कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट डेफिनेटली, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सब एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एग्रीमेंट था। बट सब एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे हमने इधर देखा तो वो वॉइड हो जाता है, तो वॉइड हो जाता है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। क्लियर, आ गया समझ में? बस सही है। सो दैट इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड देन वी डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हम बनाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने पहले टर्म्स में बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट मीन सिंपली आपको जो होता है वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, ये है। उसके साथ और भी वैरायटी टाइप हैं जो हम देखेंगे। क्या, चलो देन हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सी बेसिकली जो हमने प्रीवियसली देखा था द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, वो एक बेसिस से वो भी है वो, बट वो एक बेसिस, क्लियर। जैसे कि हम देखते हैं सब हर की चीज हम एक बेसिस पे बनाते हैं, क्योंकि बेसिस पे बनाएंगे तो अच्छे से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आवर कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो डिफाइंड, क्लियर, डिफरेंटली विद डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट बेसिस, क्लियर। तो सिंपली इफ वी से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, clear, if we take, then it is classified into 3 types according to on the basis of, सबसे पहला basis, that is on the basis of creation, on the basis of creation, कि बनता कैसे है कि नहीं, on the basis of creation. Second, on the basis of performance, क्रिएशन क्रिएट होता है, परफॉर्म होता है, बाकी है on the basis of वैलिडिटी। क्लियर, वैलिडिटी मतलब वैलिड है कि नहीं है कि नहीं। वैलिड मतलब लॉ के in the eyes of law it has some status, validity or not, clear, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं on the basis of creation, or we can also say formation, clear, creation of formation according to performance, है कि नहीं, according to performance, or we can also say or obligation, जो कि डिफरेंटली आपको मतलब बताया जा सकता है, इसलिए एंड वैलिडिटी और एनफोर्समेंट, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको हमेशा एडवाइस किया हूं कि जो डिफरेंट नेम हैं, हर एक चीज का अलग दूसरा नाम क्या है, डिफरेंट नेम्स, यू मस्ट रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स, क्योंकि कभी भी आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इनडायरेक्टली अगर वो पूछ लेगा तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं इधर पूछूंगा, सोचो कि मैं ओनली आपको बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन परफॉर्मेंस, आपको पता है परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है, मैं बोलूंगा अभी। आपको अगर सुनो क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन और नरेट द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्लिगेशन, सो यू गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, ये तो हमें सर ने नहीं बताया, ठीक है ना। तो इसलिए अदर जो डिफरेंट नेम्स है उसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन व फॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कैसे बनता है, उसके हिसाब से, क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ 3 टाइप, क्लियर, दैट इज नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको नहीं बोलेंगे, एग्रीमेंट ही बोलेंगे, ठीक है।
एक्सप्रेस। देखो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो हम देखते हैं ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको और भी हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिधर आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं होता है, एग्रीमेंट में होता है, नहीं होता है, कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है। दरअसल हम क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ताकि अगर कहीं पे सुनो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसमें वो जगह पे एग्रीमेंट ले लो, अगर कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है तो वो जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है, क्लियर? तो इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है इंप्लाइड एक्सप्रेस, इंप्लाइड, and then third is quasi, क्लियर? और जिसको और भी दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैसिट। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट बेसिस। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। देन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्म मतलब परफॉर्म करना, प्रोमिस किया जो मतलब वादा क्या है तो निभाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्म करना, जो आपने प्रोमिस किया था उसको परफॉर्म करना, उसको काम करना, उसका काम। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन, देखो क्या करेंगे, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, ए बी सी, लेट टेक इट डी, कंटिन्यू कर देते हैं टोटल टाइप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्या आएगा, ये आएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट एग्जीक्यूटोरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटोरी, क्लियर? और दूसरा है यूनी और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनी मीन्स यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? हो गया? दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटोरी, देन यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जो कि हमें पता है वो क्या है, एफ ओ है, फिर जी, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बाकी नेक्स्ट है ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? बस सो ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज मतलब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस थ्री बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, परफॉर्मेंस एंड वैलिडिटी। क्रिएशन में थ्री है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वासी, देन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटोरी, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड। ओके, सो बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हम 9 टाइप्स, 9 हो गया, 3, 6, 9, ये टाइप में हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन डिटेल, इसके डिटेल में क्या क्या आता है हम देखेंगे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, ये सब डिफरेंट टाइप्स को एक एक 1 by 1 विथ एग्जांपल डिफाइन करेंगे। क्लियर? ओके, सो आई होप वो वीडियो तक आप सब क्यूरियस माइंड से वेट करें। डेफिनेटली बहुत ही जल्दी हम वो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस।
with a greeting. Clear? I take your leave. Thank you.